चुभेंगे प्यार के कांटे तो दिल से आह निकलेगी, यही दरिया है वो जिससे तो चल के राह निकलेगी। बस यही सोच कर मैंने रात भर डायरी भर दी, न जाने किस गजल पे तेरे मुंह से वाह निकलेगी। नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी के इस नए प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जिसके अंदर हम रीट मुख्य परीक्षा को टारगेट करके छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका रिवीजन हो सके। और ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और आपको कम समय में अच्छा और अपने रिवीजन को धार देने जैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसी बीच हमने टेंस आपको करा दिए हैं, नरेशन करा दिए हैं और वॉइस करा दिए हैं, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें अपन ने कर ली है। इसके बाद एक और टॉपिक जो है इसमें रीट मुख्य परीक्षा में और जनरली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, वो होता है इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं। और इडियम्स का कोई और तोड़ नहीं है, आपको उनको याद ही करना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको उनको रटना ही पड़ेगा। तो रटने के लिए अब क्या करें, तो सीधे ऐसे तो बहुत सारे इडियम्स है, आप कितनी याद करोगे आप परेशान हो जाओगे, 1000-2000 भी याद करोगे तो भी आपको लगेगा कि हो सकता है इससे भी बाहर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर में जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के जो पेपर्स में जो पूछी गई है जनरली, उन सारी इडियम्स को छांट के मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो मैं आपको यहाँ पे याद कराने का कोशिश करूंगा। जिससे क्या होगा, आप केवल इन इडियम्स को अगर ढंग से याद कर लेते हैं तो इससे आपका मैक्सिमम 90% चांस है कि इसमें से आपने बैठ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें से हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो आप इसके अलावा भी वो भी याद कर सकते हो, लेकिन 90% चांस है कि इसमें से बैठ जाएगा। क्योंकि आलोक राज जी ने एक बार बीच में कहा भी था कि आप जब पेपर देने आओ तो पुराने पेपर देख के आना। मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि उनमें से प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो लोग फॉलो करते हैं, तो आप उसको पढ़ के जाओ तो आपको बेनिफिट होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो इडियम्स में ऐसा रहेगा, मैं बोर्ड पे एक साथ 10-15 इडियम जितनी आएगी वो लिख दूंगा, फिर मैं एक एक करके आपको उस पर बात करेंगे अपन, तो जिससे वो इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दी जाए उसका क्या मीनिंग होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला, वंस इन अ ब्लू मून। अब देखो, वंस इन अ ब्लू मून, एक चीज ईडियम की एक विशेष खासियत होती है, वो आप ध्यान रखना कि ईडियम में जो भी कहा जाता है ना, वो मतलब जो शब्द होते हैं ना, शब्दार्थ नहीं होता है, उसका भावार्थ होता है। शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड अगर आप मीनिंग निकालोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो तो अलग ही मीनिंग निकलेगा, लेकिन उसका भाव कुछ अलग होता है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो पहला, वंस इन अ ब्लू मून, कि भाई ब्लू मून में एक बार। तो आप मुझे बताओ, कभी आपने मून तो देखा होगा, लेकिन ब्लू मून देखा है क्या? नहीं देखा। तो ब्लू मून हम नहीं देखते हैं, तो ये क्या है, बहुत ही रेयर केस में, या कभी नहीं हो सकता वैसी चीज है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, या कभी कभार, या बहुत ही कम। तो हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, बहुत कम। और वंस इन अ ब्लू मून का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा, वेरी रेयरली। सेकंड आता है अ पीस ऑफ केक। देखो ये बहुत ही फेमस इडियम है, बहुत बार पूछी गई है, अ पीस ऑफ केक। इसको याद रखने का तरीका क्या है, केक देखा है सबने? बिल्कुल देखा है सर। किसका होता है? मीठा होता है। अरे मीठा नहीं, और कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है। मतलब केक को खाना कितना मुश्किल टास्क है। आप सोचो, आपके हाथ में एक भाटा पकड़ा दिया जाए, लोडी जो अपने नदियों में निकलती है ना वो, और एक आपको केक दे दिया जाए, कौन सी चीज को आप आराम से खा सकते हो? केक को खा लोगे ना। हाँ, तो आपने केक को बड़ी आसानी से खा लिया, तो कोई ऐसा काम जो बहुत ही इजीली हो जाए उसके लिए कहते हैं कि दिस इज अ पीस ऑफ केक। ये तो मात्र एक केक के टुकड़े जैसा है, तो उसके लिए क्या आता है, वेरी इजी। तो अ पीस ऑफ केक का अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ को तोड़ दो, नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि एक मीटिंग हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और एकदम से ऐसा माहौल आ जाता है कि सब एकदम से चुप हो जाते हैं। मतलब अपनी अपनी बात कहते कहते एकदम से एकाएक ऐसा कुछ होता है कि सबकी बातें खत्म हो गई और सब चुप हो गए। अब सब चुप हो गए तो पूरा सन्नाटा है। उस सन्नाटे को, उसके अंदर कोई भी आदमी थोड़ा सा कुछ बोल दे तो वापस बातचीत क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऐसा देखो कि आइस यानी बर्फ एकदम जम गई, उसको एक जगह से तोड़ के पूरा बिखर जाएगा। तो क्या है, वो जो ग्रुप है जिसमें सन्नाटा था, उसको क्या करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू करना, ब्रेक द आइस। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप टीचर्स ट्रेनिंग में जब पहुंचेंगे तो वहां पे आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज बहुत सारी कराते हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स में
जैसे लंच करके मान लो आए या ट्रेनिंग शुरुआत हो रही तो उसके पहले कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, जिससे क्या होता है कि सारे कनेक्ट हो जाते हैं और एक वो जो सन्नाटा होता है ना वो ब्रेक हो जाता है और उसमें सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक उनके कन्वर्सेशन बीच में स्टार्ट हो जाती है, तो इसको कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीट अराउंड द बस। बेटा एक चीज देखना, ये इसमें जितनी भी इडियम्स आपको कराई जाएगी वो सारी की सारी इडियम्स आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, प्रीवियस ईयर में से छांट के आपको निकाली गई है, तो आप अगर इनको ढंग से याद कर लेते तो आपके काफी बेनिफिट होगा। रीट में तो होगा ही, साथ में अगर और भी कोई आप परीक्षा दे रहे हैं जैसे L2 वाले इंग्लिश के उनके भी इडियम्स आती है और बाकी कोई भी एग्जाम है जिसमें इडियम सिलेबस में है तो वहां पर आपके काम आ जाएगा। ठीक है, बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का मतलब ये होता है कि बस के चारों ओर बीट करना। जैसे मान लो कोई एक जगह है जहां पे देने से बढ़िया आवाज आती है, आप उसके अगल बगल चारों ओर दे रहे हो लेकिन जहां आपको लगाना है वहां नहीं लगा रहे हो। जैसे आपने ढोल देखा होगा, ढोल के ऊपर एक साइड में ना बीच में से काला काला सा कुछ होता है पर्दे के ऊपर, और बाकी साइड में कहीं भी देखो तो उसमें बीच में देता है तो प्रॉपर आवाज आती है। तो ये कह रहे हैं कि बीट अराउंड द बस, यानी उसके अगल बगल की बात कर रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, अवॉइड द मेन टॉपिक। आप जिस पे बात करना चाह रहे हो उस पे बात नहीं करके इधर उधर की बातें अपन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बीट अराउंड द बस। जैसे मान लो कोई आपसे मिलने आया, एक्चुअली वो आपसे पैसे लेना है और वो आपको क्या कहता है कि ला भाई कैसा है और क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, तो आप क्या कहते हो कि भाई इधर उधर की बातें मत कर, मुद्दे पे आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है वो के। तो अगर इधर उधर की बातों की बात हो तो वहां पे क्या होता है, बीट अराउंड द बस। नेक्स्ट देखो, कॉल इट अ डे। देखो बेटा, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी दिन बहुत काम कर लिया आपने और उस दिन आपने ये सोच लिया कि बस मेरा हो गया, मैं आज इतना ही काम करूंगा, अब मैं काम करना बंद कर दूंगा, तो उसको कहते हैं कॉल इट अ डे, यानी मैंने कह दिया कि आज का मेरा हो गया। अपन नहीं कहते कि जैसे आप तो किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है तो आप क्या कहते हो तेरा मेरा हो गया बस अब। तो वैसे ही किसी दिन आपको काम करने की इच्छा नहीं, तो आप कह रहे हो अब मेरा काम हो गया, मैं आज और काम नहीं करूंगा, तो स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे। उस पर्टिकुलर दिन के लिए अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो उसके लिए कहते हो कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो, मिडनाइट यानी आधी रात, बर्न यानी जलाना, ऑयल यानी तेल। रात को तेल जलाना, तेल कौन सा, घासलेट, घासलेट जिसको केरोसिन अपन कहते हैं, वो जलाने का क्या मतलब है, रात को जो क्या बोलते हैं उसको मोमबत्ती या लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं नाम भी भूल गया मैं उसको, जिसमें बत्तियां लगा के नहीं कहते हम रात को चिमनी लगा के भी पढ़ते थे, कोई लालटेन जला के पढ़ते थे, तो वो रात को भी अगर वो जला के पढ़ रहे हैं इसका मतलब है वो लेट नाइट तक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखो इसको समझो, बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी आधी रात में भी ऑयल जलाना, इसका मतलब है लेट नाइट तक क्या करना बेटा, काम करना। नेक्स्ट देखो, बाइट द बुलेट। बुलेट यानी गोली, गोली को खा जाना। कौन सी गोली, बंदूक वाली गोली। बंदूक की गोली खाना कोई मामूली बात है क्या, नहीं है, उसको चबा जाना। तो चबाने का मतलब है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको आप ब्रेवली, कोई आपके ऊपर गोली मार रहा है, आपको गोली लग गई तो आपने उस गोली को लेके चाप गए हो, मतलब आपने किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही बहादुरी से उसको क्या किया, फेस किया। तो फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो बेटा, स्पेड का मतलब होता है जो फावड़ा अपन बोलते हैं ना, फावड़ा, ये इस टाइप का जो होता है इसको कहते हैं स्पेड। तो टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड यानी किसी स्पेड को स्पेड बोलना, मतलब टू बी फ्रैंक यानी जो जैसा है उसको वैसा कहने की हिम्मत रखना, इधर उधर की बात नहीं, जो है वैसा का वैसा उसको बोल देना। अपन नहीं कहते यार ये बड़ा फ्रैंक आदमी है, जो भी है वो सीधे मुंह पे बोल देता है, तो उसको कहते हैं टू कॉल अ स्पेड, किसी स्पेड को स्पेड ही बोल देना, सीधी, ये तो इजीली याद है। अगला, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। फीदर का मतलब क्या होता है, मतलब बोलो बोलो, पंख। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, एक समान पंखों वाले पक्षी। तो अगर किसी पक्षी के पंख एक समान है इसका मतलब ये मान के चलो कि वो एक जैसे ही है, एक जैसे है, तो इसका आप कैसे अर्थ क्या निकाल सकते हैं, पर्सन विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसे लोग जो समान गुणों के साथ हो उनको कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। अगला है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। कभी अपन ऐसे कहते हैं ना कि जंगल की आग, जंगल में आग बहुत तेजी से फैलती है, या अपन ऐसे भी बोलते हैं कि यार वो जो फला खबर थी वो आग की तरह फैल गई। आग की तरह फैलने का मतलब बहुत ही तेजी से फैलना, तो स्प्रेड का मतलब फैलना, लाइक वाइल्ड फायर जैसे पुष्पा में बोलते हैं ना कि पुष्पा क्या है, फायर है,
पहले में, और दूसरे में क्या बोला, मैं क्या हूं, वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब जंगल की आग, और जंगल की आग कैसे फैलती है बेटा, बहुत तेजी से फैलती है, तो इसको कहते हैं स्प्रेड रैपिडली। रैपिडली का मतलब बहुत ही तेजी से फैलना। अगला है व्हाइट एलिफेंट। देखो बेटा, व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, जरा सोचो तुम, क्या हो सकता है। सफेद हाथी, एक तो आप हाथी मार रहे हो, ऊपर से कौन सा, वो भी सफेद। अगर आप सफेद हाथी, तो उसका मेंटेनेंस कितना भारी पड़ेगा सोचो। और सफेद हाथी रखने का कोई औचित्य बनता है, हाथी रखना तो वैसे ही रख लो। तो कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जो कॉस्टली हो, महंगा तो हो गई ऑब्वियसली, और साथ में यूजलेस हो। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन, या ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा तो महंगी है और इतनी ज्यादा काम की भी नहीं है, उसको कहा जाता है, उसके लिए जो मुहावरा है वो है व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। अच्छा, अगला है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी का मतलब है अपने आप को समुद्र के अंदर पाना। आप किसी समुद्र के बीचों बीच, आपको रात को सपना आया और किसी ने आपको, आपने सपने में ये देखा कि आप समुद्र के बीचों बीच चले गए, इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप जिधर देखो उधर पानी, आपको ना पता चल रहा मैं कहां जाऊं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब आप क्या हो गए हो, कंफ्यूज्ड हो गए हो और लॉस्ट हो गए हो, खोया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करना, उसको कहते हैं टू बी ऑल एट सी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं समुद्र के बीच में आ गया, अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, तो लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। अगला है अ स्नेक इन द ग्रास। घास के अंदर सांप। आप मुझे बताओ, सांप अपना दोस्त होता दुश्मन, दोस्त होता है, नारे दुश्मन होता है, एनिमी मानते हैं, और कभी काट लेता है तो नुकसान पहुंचा सकता है अगर अपन उसको छेड़ते हैं तो। अब वो घास के अंदर है, आप गार्डन में घूमने गए, घास के अंदर आपको सांप नजर आ रहा है, इस दिख नहीं रहा है, घास के अंदर चल रहा है, तो अगर आप वहां पे घास में पैर रखते हो तो वो आपको काट सकता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन छुप के नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं हिडन एनिमी या सीक्रेट एनिमी। ऐसा दुश्मन जो आपको दिख नहीं रहा है और वो आपका दुश्मन हो सकता है, इसीलिए कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। ऐसे ही हिंदी में भी एक मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना, है ना। आस्तीन के अंदर सांप मतलब अपने ही अपने पाला और वो अपने को ही क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। मेवाड़ी में भी एक कहावत है ऐसी, पाया गंडक पिंडिया झूमे, यानी कि जिसको हमने पाला वो अपने को ही वापस क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगला केप्ट इन द डार्क। कीप की ही फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म केप्ट। तो कीप का मतलब होता है रखना, डार्क का मतलब अंधेरे में, इसका मतलब किसी से कोई भी चीज छुपाना। बहुत बार अपन नहीं कहते अरे यार तूने मुझे अंधेरे में क्यों रखा, मेरे से ये बात क्यों छुपाई, तो इसके लिए अपन है नॉट इन्फॉर्म्ड। कोई आपको सूचित नहीं करता किसी के बारे में, आपसे कुछ भी छुपाता है, तो उसके लिए आता है केप्ट इन द डार्क। नेक्स्ट और लिखते हैं अपन, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल तुम्हारे पाले में है। अपन नहीं कहते कि मान लो किसी को दूसरे को कोई डिसीजन लेना होता है, सामने वाले को छोड़ देते कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे को लेना है अब डिसीजन, तो हम क्या कहते हैं, अब बोल तेरे पाले में, तू सोच, तेरे हिसाब से जो डिसीजन लेना है वो ले ले, तो यानी इट्स योर डिसीजन नाउ। तो अगर तुम्हारा डिसीजन है, ऐसा सिचुएशन कहना है, तो हम कहेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखो भाई, इडियम्स में ना थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा दोगे तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन समस्या एक ये है कॉमन सेंस के साथ कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इतना कॉमन नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। ओके नेक्स्ट है ऐड द फ्यूल टू फायर। ये आपके अपने यहाँ पे एक कहावत है कि आग में घी डालना। आग में घी डालने का क्या मतलब होता है, जब आप आग लगती है और ले जाके घी और उड़ेल देते हो तो आग और ज्यादा तेजी से लगने लगती है। मतलब ये कि कोई सिचुएशन बहुत ही खराब है, आग लग रही मतलब खराब सिचुएशन, उसमें और घी डाल दे मतलब और ज्यादा खराब कर दिया। यहाँ ये कह रहे हैं ऐड द फ्यूल टू फायर, आग लग रही उसमें पेट्रोल डाल दिया तो और बड़े भभक जाएगी। इसका मतलब है मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, खराब सिचुएशन को और बद से भी बदतर कर देना। अगला है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखो भाई, कुछ भी चीज स्टार्ट होती है ना, वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, ड्राइंग बोर्ड पे। भाई कुछ भी बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे उसकी डिजाइन बनाते हैं। जब हम उसकी डिजाइन बना देते हैं उसके बाद हम उसको आगे ले जाते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं और अदर सारी चीजें चलती है और फिर अपन फाइनली अपना वो मॉडल तैयार होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार ये तो बेकार हो गया, वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ जाओ, वापस ड्राइंग बोर्ड पे आने का मतलब फिर से क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। तो क्या होगा,
बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से पुनः स्टार्ट करना। आप इस वीडियो को रोक रोक के जो मैं हिंदी बता रहा हूँ इस हिंदी को आप आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना, आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है उचक उचक के चलना, कूद कूद के, जंप ले लेके। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब जंप कर करके। आप सोचो मेरे को यहां से ऐसे जाना है तो एक तो मैं ऐसे चल के जाऊं, एक मैं यहां से कूद कूद के जाऊं, यहां से जंप मेरा यहां लगाया वहां से वहां लगाया तो मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंचूंगा ना, तो उसका अर्थ होता है वेरी क्विकली या वेरी फास्टली, यानी बहुत तेजी से या बहुत ही जल्दी, उसको कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अपन नहीं कहते दौड़ तो दो फल तो दो दौड़ तो भागो, ठीक है। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड का मतलब होता है ढुलना, नीचे गिर जाना। दूध जो था वो नीचे गिर गया, अब आप उस पर बैठ के रो रहे हो, मतलब आपको क्या हो रहा है बेटा, पश्चाताप हो रहा है, यानी कुछ भी ऐसा काम जो आपसे हो जाता है, होने के बाद फिर आप उस पर दुख व्यक्त करते हो तो उसको कहते हैं रिग्रेट या पश्चाताप। और इसके लिए अपने यहाँ पे भी हिंदी में भी एक कहावत है कि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी ढुले हुए दूध के ऊपर रोना, मतलब क्या हो रहा है उसको बेटा, रिग्रेट हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। हर एक क्लाउड एक सिल्वर लाइन लिए होता है, मतलब ये एक बादल होता है ना, बादल, अब बादल कैसा होता है बेटा, बादल तो काला होता है, लेकिन ये कह रहा है कि हर काले बादल के ऊपर जो ये बाउंड्री होती है ना, लाइनिंग, ये कैसी होती है, सिल्वर होती है, यानी सफेद रंग की होती है। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कह रहा है कि चाहे वो बादल पूरा कितना ही काला हो, मतलब उसमें कितनी ही बुराइयां हो, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ तो अच्छी बातें भी जरूर होगी। तो देखो इसका क्या बढ़ेगा, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। हर गलत सिचुएशन, खराब सिचुएशन में भी कुछ तो अच्छा हो सकता है, तो वहां पे कहा जाता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। अगला है फेस द म्यूजिक। देखो होता क्या है, फॉरेन कंट्रीज में जब कोई कैदी वगैरह को किसी को पकड़ते थे ना तो उनको टॉर्चर करते थे। तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर के टॉर्चर करने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके थे, तो उसमें से एक तरीका था जब उनको लोगों को टॉर्चर करना तो ऐसा टॉर्चर करने जैसा कोई म्यूजिक उनको सुनाया जाता था। जैसे आपको कोई अपन बोलते हैं ना, जैसे स्टील या किसी का कोई बर्तन है उसके ऊपर कोई ऐसे नाखून खींचे, आप फील कर पा रहे होंगे, तो वो जो साउंड है वो बड़ा टॉर्चरिंग साउंड होता है, एक तरह से वो उसको पनिशमेंट कह सकते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है फेस द म्यूजिक। अगर आपको किसी को ये कह रहे हैं कि अब तुमको इस काम की सजा मिलेगी तो आप कहेंगे यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक, यानी तुम्हें अब सजा मिलेगी। तो फेस द म्यूजिक का मतलब पनिशमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच लो कि फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हो गया, कोई आनंद आ रहा है, म्यूजिक सुन रहा है ना, पनिशमेंट। अगला, गो द एक्स्ट्रा माइल। देखो गो द एक्स्ट्रा माइल, माइल मतलब चलना, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस का एक मात्रक है, तो गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त चलो। अतिरिक्त चलने का मतलब है आप थोड़ा सा स्पेशल पोटेंशियल और लगा दो किसी काम में, तो क्या है, मेक अ स्पेशल एफर्ट या मेक ए स्पेशल पोटेंशियल, कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट किसी चीज में लगा देना, उसको कहते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल। अगला है हिट द सेक। सेक का मतलब होता है बोरा या अपन जिसको गद्दा जैसा कुछ कह सकते हैं, तो हिट द सेक का मतलब होता है गो टू बेड, यानी उस बोरे में भर जाओ या बेड पे चले जाओ और सो जाओ, तो हिट द सेक, गो टू बेड। अगला है इन हॉट वाटर। आप सोचो आप गर्म पानी के अंदर हैं, आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप गर्म पानी के अंदर है मतलब आप समस्या के अंदर हैं, तो समस्या के अंदर है इसका मतलब इन ट्रबल, प्रॉब्लम में होना, इन हॉट वाटर। अपने मेवाड़ी में भी एक कहावत है ऐसी कि कभी ऐसा कहा जाता है कि जत्रवी का पिताजी हाक, जत्रवी छोरा के ऊपर उन्नो भैरो ना बदी दो। उन्नो भैरो या हॉट वाटर एक ही जैसा है, वहां पे एयर की बात कर रहा है, तो उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी, तो इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल। नेक्स्ट है पासिंग द बक। देखो बक का मतलब क्या होता है, बक का मतलब जैसे कोई भी जानवर होता है ना, आपने देखा होगा चाहे गाय भैंस हो गई, घोड़ा हो गया या डॉग हो गए, अपने पीछे के पांव से ऐसे ऐसे मिट्टी को पीछे खिसकाते हैं ना, उसको कहते हैं बक, यानी पास करना। या कुछ भी जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनके फीमेल जो होते हैं उनको भी बक अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पासिंग द बक का मतलब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं ऐसे पीछे खिसकाते हैं मिट्टी को, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने यहां से तो उसको
पीछे फेंक दिया, यानी अपना कोई ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, वो कहलाता है पासिंग द बक। तो यानी ब्लेम समवन एल्स, गलती आपकी है और आप किसी के ऊपर ढोल दोगे, मैंने नहीं किया, इसने किया, इसकी गलती है, तो किसी दूसरे को ब्लेम करना। अगला है बिल्ड कैसल इन द एयर। देखो भाई कैसल का मतलब क्या होता है? कैसल का मतलब होता है महल। बिल्ड कैसल इन द एयर यानी हवा में महल बनाना। हवा में महल बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। इसका मतलब होता है कल्पनाएं करना। कल्पनाएं करना मतलब डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना। बहुत सारे सपने देखते हैं, क्या सोचते हैं? काश मैं बड़ा होऊंगा, बहुत पैसा होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं दुनिया खरीदूंगा। ये क्या है? डे ड्रीमिंग है। इसको कहते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में महल बनाना, जिसको अपने हिंदी में भी कहावत है हवाई महल बनाना, हवाई किले बनाना, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। अगला टू हिट बिलो द बेल्ट। देखो जब बॉक्सिंग वगैरह या कुछ भी चलता है ना, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जब आप बॉक्सिंग कर रहे हैं ऐसे रखते हो, फिर ऐसे ऐसे यहाँ आप फेस पे और यहाँ मार सकते हो, लेकिन उसमें ये रूल होता है कि आप बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते। समझ गए? यानी बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते। तो अगर आप बेल्ट के नीचे मार रहे हैं तो आप नियम तोड़ रहे हैं, आप गैर कानूनी तरीके से किसी पे लड़ रहे हैं, नियमों के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं। तो क्या है? टू अटैक अनफेयरली, यानी फेयरली ना होके अनफेयरली, यानी गलत तरीके से आप किसी पे क्या कर रहे हो बेटा? अटैक कर रहे हो, तो उसको कहते हैं तो हिट बिलो द बेल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है टू बी एट 6 एंड 7। टू बी एट 6 एंड 7 इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि यार तू चित्तौड़ गया था, वापस कब आया? तो अपन क्या कहते हैं? याद नहीं होता एग्जैक्ट, तो अपन कहते हैं 6-7 दिन हो गए। अच्छा चलो भाई घर पे बैठे हैं, ला भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से छावलिया जी चलते हैं, कितना दूर है? तो आप कहते हो कोई 35-40 किलोमीटर होगा। मतलब आप एग्जैक्ट नहीं बताते, या तो आप कहते हो 35-40, 6-7 दिन हो गए, 9-10 जने होंगे, 4-5 रोटी खाऊंगा, 2-3 दिन से आऊंगा। इसका मतलब आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, मतलब आप वहां पे लिटिल बिट क्या हो? कंफ्यूज हो। तो अगर आप ऐसी स्टेज पे हो जहां पे आप 6 या 7 में कंफ्यूज हो, इसलिए उसको कहते हैं टोटल कंफ्यूजन। याद हो जाएगा क्या? नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ देखिए, नारियल पानी या जूस वगैरह पीने के लिए एक छोटी सी आपको बारीक सी नली देते हैं, जिससे आप खींच के पानी पीते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को आपने देखा ध्यान से? कितना उसमें वजन होता है, कितना उसका औचित्य होता है? कुछ भी नहीं है, उसमें बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती है, बिल्कुल कागज जैसी, तो यानी उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी ऐसा आदमी जिसका कोई भी ज्यादा महत्व नहीं है, कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी जिसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। लास्ट है अपना अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर याद रखना, देखो मैन ऑफ स्ट्रॉ कम महत्वपूर्ण आदमी, और अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर, लेटर का मतलब अक्षर, जो अक्षरों में, शब्दों में, उनमें अच्छा हो। कोई आदमी लिटरेचर में बहुत अच्छा होता है, जैसे आपने हिंदी में आशुतोष राणा को सुना हो, तो जब वो बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार क्या शब्दावली, कितना शानदार आदमी है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका लिटरेचर में काफी अच्छी प्रोफिशिएंसी है। तो अगर वो प्रोफिशिएंट है किसमें? लिटरेचर में, तो उसको कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं 31 है जंप द गन, मतलब बंदूक को कूद जाना। कोई आपको फायर कर रहा है और तो आप इधर से कूदे, इधर से कूदे इधर, इसका मतलब क्या है? डू समथिंग टू सून, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीजें करना, उसको क्या कहते हैं? जंप द गन। बंदूक कूदना कोई धीरे तो कर नहीं सकता ना, यहाँ कूदा वहां कूदा वहां कूदा, मतलब बहुत फास्टली कोई काम करना। अगला है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़िया मार देना। इसके लिए यहां पे इसका मतलब होता है अचीव 2 गोल्स बाय या विद 1 एक्शन, एक एक्शन से 2 गोल अचीव करना, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं एक तीर से 2 निशान। ठीक है, तो ये तो आता है आपको। नेक्स्ट है मिस द बोट, बोट मिस कर देना। बोट या अब यहां पे देखो, मैंने आपको पहले भी कहा शब्द से अर्थ नहीं निकालना है, आपको भावार्थ में जाना है। मिस द बोट का मतलब बोट नहीं, कोई भी ऐसी आपको पास अपॉर्चुनिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी आपने क्या कर दी भाई? मिस कर दी। तो मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई मौका खो देना, उसको कहते हैं मिस द बोट। अगला है ऑन क्लाउड 9, मतलब 9 नंबर के आसमान में क्लाउड, बादल के ऊपर होना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, जिसको अपन अपने यहाँ पे हिंदी में
मुहावरा है उसको कहते हैं सातवें आसमान पे होना, और ये तो कौन से आसमान पे ले जा रहा है, नौवें आसमान पर। ऑन क्लाउड 9 यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, इतना खुश। कभी ऐसा होता है ना कि यार उसको लॉटरी लगी, इतना खुश था वो सातवें आसमान पे था, यानी सातवें आसमान पे या नौवें आसमान पे होना यानी बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है वंस बीटन ट्वाइस शाई, यानी एक बार अगर कोई बीटन यानी किसी को कोई खा गया तो वो 2 बार डरेगा। मतलब आप किसी जैसे अपने इधर की कहावत है एक कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, यानी अगर एक बार आप किसी बैड सिचुएशन में चले गए तो उसके बाद आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, ज्यादा चीजों से डरने लगोगे। तो क्या है, बी कॉशियस आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, कुछ भी खराब एक्सपीरियंस होने के बाद और ज्यादा कॉन्शियस हो जाना। अगला है पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना। अपन नहीं कहते अरे यार वो सारे दोस्त मिलके मेरी टांग खिंचाई कर दी, मतलब क्या, किसी को टीज करना, किसी को छेड़ना, किसी को परेशान करना। तो टू टीज समवन, क्लियर, तो इसको कहते हैं टू पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना। अगला है अ ब्लाइंड डेट, आपने देखा होगा कि वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पे गया। ब्लाइंड डेट का मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति, डेट का मतलब क्या होता है, अभी तुम्हारे लिए डेट का मतलब तारीख ही है, हो कोई बात नहीं, डेट का मतलब किसी से मिलना होता है भाई। तो अपन कहते हैं डेट पे जा रहे हैं यानी किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। तो मीटिंग करने जब जाते हैं तो वो कह रहा है कि ब्लाइंड डेट पे जाना है, मतलब पता नहीं है कि सामने वाला बंदा कौन है। किसी अननोन पर्सन से अगर आप मीटिंग करने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड डेट। बहुत बार नहीं कहते ब्लाइंड खेल रहा है, पत्तू में भी तो ब्लाइंड खेलता है, वैसे ही बिना देखे। तो यहाँ पे वो मीटिंग विद अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति से मिलना। अगला है पायरिक विक्ट्री। पायरिक, देखो भाई इंग्लिश में कहीं भी, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर इंग्लिश में कहीं भी ये शब्द आए पायरो, पायरो शब्द का मतलब होता है फायर, फायर यानी आग। अगर आप कहीं पे भी पायरो देखो मतलब आप समझ लेना वो फायर की बात कर रहा है। जैसे अगर कहीं लिखा होता है पायरोफोबिया, मतलब आग से डर, ठीक है वैसे। तो पायरो, अब यहाँ पे है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब वो आग लगने के बाद की विजय। इसका मतलब ये कि ऐसी विक्ट्री जो बहुत ही हाई कॉस्ट पे हमें मिली है। सपोज करो कहीं दो देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें से कोई एक देश जीत गया, लेकिन वो देश जीत तो गया लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, उसके न जाने कितने सैनिक मर गए, न जाने कितने उसके शहरों में नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, वो विक्ट्री तो है लेकिन वो विक्ट्री बहुत ही उसकी उस जीत की बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाई है। अगला है एक्किल्स हिल। एक्किल्स हिल का मतलब क्या होता है, देखो भाई एक्किल्स हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट। देखो ये एक ग्रीक, जहां तक मेरे को याद है शायद ग्रीक गॉड है। जैसे अपने यहाँ पे भगवान श्री राम कृष्ण ऐसे भगवान है, वैसे ही उधर एक्किल्स है। एक्किल के बाकी बहुत पावरफुल थे वो गॉड, लेकिन उनके यहाँ पे जो एडी है ना उसमें एक वीक पॉइंट था और उस एडी में गठान या कुछ होने की वजह से कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो वहां पे वो उनका क्या था, वीक पॉइंट था। जैसे अपन कहते हैं ना कृष्ण भगवान के भी एडी में तीर लगने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी, तो वैसा ही कुछ है। तो एक्किल्स हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट, जिसको हम कहते हैं जैसे रावण के अपन कहते हैं कि भाई नाभि में तीर लगा था तो वो उनका वीक पॉइंट था, वहां पे तीर लगा। विभीषण ने बोला राम जी को कि भाई नाभि में तीर घोड़ दो इसके निपट जाएगा, तो वहां पे लगा। तो कहने का मतलब हर एक का वीक पॉइंट होता है। इसको अपने यहाँ पे एक और शब्द से, एक और कहावत से, मुहावरे से कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब दुखती रग, कि यार उसने उसकी दुखती रग पकड़ ली। दुखती रग का मतलब ऐसा वीक पॉइंट जिसके बाद वो आदमी एकदम उसके कब्जे में आ गया। तो ये है एक्किल्स हिल, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्किल्स हिल याद रखना, थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता इसलिए। अगला है फिश आउट ऑफ द वाटर। मछली जो कि पानी से बाहर है, मछली पानी से बाहर जाएगी तो क्या करेगी, कहेगी हाय आनंद आ गया पानी से बाहर आ गए, नारे तड़पेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, पानी से बाहर तो ऐसे तड़पड़ाने लगती है, इसलिए वहां पे उसके लिए शब्द आता है अनकंफर्टेबल। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी मछली पानी से बाहर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है कीप एन ओपन हाउस, एक खुला घर रखना। देखो खुला घर का क्या मतलब है, कभी अपन नहीं कहते कि मेरे घर के दरवाजे साधु संतों के लिए सदैव खुले हैं, मेरे घर के दरवाजे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए सदैव खुले हैं। इसका मतलब क्या, वो रात को गेट लगा के नहीं सोता क्या, गेट लगा के तो
सोता है, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद उसका दरवाजा खटखटाता है तो वो उसकी मदद करने के लिए एनी टाइम क्या रहता है, तैयार रहता है। तो कीप डोर ओपन फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले होना यानी कोई भी आके मदद ले सकता है। अगला, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। भेड़िया, आपने एक शब्द सुना होगा, जनरली अपने बोलचाल में ऐसा कहते हैं, क्या भूखे भेड़िए की तरह खा रहा है। मतलब भेड़िए का मतलब एक तरह से देखा जाए तो भूख से रिलेट करते हैं इसको। तो टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना। दरवाजे से भेड़िए को दूर रखने का मतलब यहाँ पे ये है कि दरवाजे से भूख को दूर रखना, यानी कि अपने घर में भूखमरी नहीं आने देना, उसके लिए जो भी प्रयास है वो करना। तो मतलब अवॉइड स्टारवेशन यानी घर पे बराबर रोटी कपड़े के लिए काम करना, वो वहां पर आता है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखना। अगला है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के आगे कार्ट लगा देना। कार्ट का मतलब क्या होता है, तांगा होता है, तांगा। ऐसा जो तांगा जनरली कहां लगता है, तांगा आगे घोड़ा होता है, घोड़े के पीछे तांगा लगाते हैं, फिर वो घोड़ा चलता है। लेकिन आपने क्या किया, कार्ट को घोड़े के आगे लगा दिया, मतलब चीजों को आपने ऑर्डर में सेट नहीं किया, आपने डिस्टर्ब कर दिया, आगे पीछे लगा दिया। तो डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में कोई काम कर देना। तांगा पीछे आना चाहिए था, आपने आगे लगा दिया, मतलब गलत क्रम में कोई काम कर दिया। अगला है स्पीक ऑफ द डेविल। देखो कभी अपन बात करते हैं तो बात करते करते किसी का नाम लेते हो, वो आदमी आ जाता है उधर से, तो हम क्या कहते हैं, ये लो शैतान का नाम लिया और हाजिर। मतलब थिंक ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज देयर, यानी कि शैतान के बारे में सोचा और वो हाजिर हो गया। तो वो शैतान नहीं है, एक्चुअली हम कह रहे हैं कि आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे और एट द सेम टाइम वो पर्सन वहां पे अपीयर हो गया यानी उपस्थित हो गया। तो इसके लिए आता है स्पीक ऑफ द डेविल्स, और इसके वजह से पूरी भी आती है स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर, यानी कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया। नेक्स्ट, स्टील द शो। स्टील द शो यानी जैसे किसी ने आपको बहुत बढ़िया सी शायरी सुनाई और शायरी सुनाने के बाद सारे क्या बोलते हैं, अरे यार वाह भाई महफिल लूट ली। जैसे शायरी से याद आया, आपको एक शायरी सुनाते हैं, प्रेम विवाह के ऊपर मैंने कहीं पढ़ी थी कि रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नजारे देखेंगे, रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नजारे देखेंगे, चांद को घर पे लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। तो मान लो किसी ने ऐसे कोई शायरी सुनाई तो एकदम से तो लोग क्या कहते हैं, अरे वाह यार महफिल लूट ली। महफिल लूटने का मतलब क्या है, जो महफिल में थे उनको लूटा थोड़ी, कहने का मतलब सारी महफिल की जो अटेंशन थी वो उस एक कैंडिडेट के वहां पे चली गई। तो इसलिए अपन कहेंगे गेट ऑल द अटेंशन, सारा का सारा ध्यान किसी शो में किसी एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाना। कोई एक्टर बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर चला जाता है, तो उसको कहते हैं स्टील द शो, यानी पूरा शो उसने चुरा लिया। नेक्स्ट है टर्न द डीफ एयर। बहरा, जैसे एक आदमी के पास दो कान है, ये वाला कान सपोज सही चल रहा है, ये कान है जो बहरा, मतलब इस कान से उसको सुनाई नहीं देता। अब कोई व्यक्ति अगर उसको कुछ एडवाइस, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ कह रहा है, उस टाइम अगर वो नहीं सुनना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, इस कान को आगे कर देगा। इस कान को आगे करने का मतलब है आपने अपना बहरा कान आगे कर दिया, और बहरा कान जब आप आगे करते हो इसका मतलब आप कुछ चीज क्या कर रहे हो बेटा, इग्नोर कर रहे हो। कोई आपको एडवाइस दे रहा है, उस एडवाइस को आप क्या करना चाह रहे हो, इग्नोर करना चाह रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं इग्नोर समवन्स एडवाइस और रिक्वेस्ट, किसी की एडवाइस या रिक्वेस्ट को इग्नोर करना। ये हो गया टर्न द डीफ एयर। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। अच्छा, इसके लिए अपन मेवाड़ी में भी कहते हैं बेरी नशा का, मैत्री दानों के रूप में इग्नोर कर रहे हो मेरी बात है तो कुछ हमारा बेरी नशा हो गया है, यानी वो बहरा हो गया है, सुन नहीं रहा। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है, क्रोकोडाइल का मतलब वेरी गुड मगरमच्छ, टीयर यानी आंसू, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू कुछ सही होते हैं क्या, बहुत बार लोग कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखा मेरे को, मतलब मेरे सामने ये झूठा दुख दिखाने का नाटक मत कर। इसका मतलब फेक सोरो या फेक ग्रीफ, ऐसा गलत, मतलब उसको दुख हो नहीं रहा है, बस वो ऐसे ही दुख जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फेक आपको दुख दिखा रहा है, इसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। अगला है टेक ए फ्रेंच लीव। देखो भाई, फ्रेंच लीव के बारे में ऐसा कहा जाता है, अब पता नहीं अपने को, अपन गए नहीं फ्रेंच, मैं तो नहीं गया, तुम गए हो तो पता नहीं, वहां पे अगर फ्रेंच लीव के लिए कहता है कि अगर कोई आदमी बिना परमिशन के अगर छुट्टी ले ले तो उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। कि मैं कहां गया, फ्रेंच लीव पे गया। फ्रेंच लीव मतलब मैंने परमिशन ले ली और मैं कहां पे रह गया, छुट्टी पे रह गया। तो बीइंग
एब्सेंट विदाउट परमिशन। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि मैं फ्रेंच लीव, फ्रेंच में वहां पर परमिशन नहीं लेते और रुक जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव कहते हैं। अगला है टू कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। नॉट का मतलब होता है गांठ, गठान, जो अपन एक डोरी को एक किसी के साथ बांध देते हैं उसको कहते हैं नॉट। तो यहाँ पे टू कट द गॉर्डियन नॉट, देखो गॉर्डियन एक राजा था, उसने क्या किया, उसने एक गांठ लगाई ऐसे किसी रस्सी के और बोला कि इस गांठ को वही व्यक्ति खोलेगा, मतलब सॉरी जो व्यक्ति इस गांठ को खोल देगा वो पूरे एशिया पे कब्जा करेगा। तो बाद में ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में कि अलेक्जेंडर जो था वो गया और उसने जब उस गांठ को देखा तो उसने कहा कि इसको खोलने में क्या है, तो वो किसी ने उसको बोला कि जो इसको खोलेगा वो पूरे एशिया पे कब्जा करेगा, ऐसा गॉर्डियन ने कहा है। तो अलेक्जेंडर अपनी तलवार निकालता है, उस गांठ को काट देता है, उड़ा देता है। वो काटने के बाद वो वैसे भी पावरफुल था, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक बाद में कहावत बन गई कि टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क, वो कह रहा है कि जो इस गठान को खोलेगा वो एशिया पे कब्जा करेगा। अब एशिया पे कब्जा करना कोई छोटी बात तो नहीं है, तो कहने का मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क पूरा करना, उसको कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। तो यहां पे अपन इसका पहला पार्ट यहां पे खत्म करते हैं। हमने अभी तक 50 इडियम्स करी है और इन इडियम्स में आपको एक बार दो बार इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको याद हो जाएगी। इसके आसपास की मैंने कुछ बातें आपको बताई ताकि आपको इजीली इससे रिलेट होकर याद हो जाए। अगले वीडियो में हम 50-60 और इडियम करेंगे और ऐसे मिला के प्रीवियस ईयर के सारे इडियम्स अपन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद।